Hello everyone, my name is Gunjan and I'm going to start engineering mathematics for GATE। आपका जो GATE का सिलेबस है वो 6 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो है आपका वो लीनियर अलजेब्रा का है, सेकंड आपका कैलकुलस है, थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिफ्थ वन इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सिक्स्थ वन इज न्यूमेरिकल मेथड एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज इंक्लूडेड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। So this is the सिक्स सेक्शन ऑफ योर कंप्लीट गेट सिलेबस। इसकी अगर हम गेट में बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो इसका वेटेज आपका 11 to 15 मार्क्स का होता है। मींस इट इज 11 to 15% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पीएसयू मिले या फिर आप आईआईटी में आपको गेट मिले, तो आपके लिए ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि विदाउट स्कोरिंग इन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यू कांट एक्सपेक्ट टू स्कोर गुड इन गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। अगर आपने बेसिक अच्छे से कवर किया है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है प्रीवियस ईयर की, तो इसलिए आप मार्क्स को फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगी आपके कंसेप्ट का, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी आपके टॉपिक और कंसेप्ट होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगी। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी और कुछ आपको असाइनमेंट्स भी दूंगी। तो ये कंप्लीट पैकेज होगा आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनते हो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, तो आप इजीली मार्क्स को फेच कर सकते हो। वैसे तो आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो, तो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप इंडियन राइटर को प्रेफर करते हो तो आप बीएस अग्रवाल की बुक ले सकते हो, और अगर आप फॉरेन राइटर को प्रेफर करते हो तो ई क्रेजी की बुक आती है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, उसकी ले सकते हो। दोनों में कोई एक बुक आप प्रेफर कर सकते हो, दोनों बुक ही अच्छी है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर। ये लेक्चर 1 रहेगा आपका, दैट इज योर लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस आपके 3 सेक्शंस में है, मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 1 को देखूंगी, दैट इज योर मैट्रिक्स अलजेब्रा। और मैट्रिक्स अलजेब्रा में मैंने उसके भी कुछ सब सेक्शंस किए हैं, जो इसमें आपके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, गेट क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट 2 टॉपिक को कवर करने वाली हूँ और आगे के लेक्चर में मैं रिमेनिंग टॉपिक को कवर करूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के डेफिनेशन में जाने से पहले हम देखेंगे कि सिंपल सा एप्लीकेशन आपका मैट्रिक्स का कहाँ होता है मैथमेटिक्स में। वैसे तो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन आपके हर एक फील्ड में है, बट मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि इसका एप्लीकेशन आपका कहाँ होता है। कंसिडर करो आपके पास 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, x minus y equals to 5 and x plus y is equals to 4, और आपसे पूछा जाए कि what is the value of x and y, तो आप इजीली बता सकते हो कि x and y की वैल्यू कितनी होगी। अब 2 वेरिएबल की जगह पे अगर आपका 3 वेरिएबल है, तो आपके पास 3 इक्वेशन होंगे। मतलब कंसिडर करो 3 वेरिएबल है x, y और z और 3 इक्वेशन है, तो आपको बोले कि x, y, z की वैल्यू कितनी है, तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे। थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अब कंसिडर करो आपके पास 4 वेरिएबल है, x, y, z एंड p। देन 5th वेरिएबल, 6 वेरिएबल है, 7 वेरिएबल है, 8 है और n नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो इस केस में अगर आपको बोले कि आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, तो क्या आप इजीली निकाल पाओगे? तो इसका क्या मतलब होगा? ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज में बहुत ज्यादा होगी और चांसेस ऑफ एरर भी आपका क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। तो मैट्रिक्स जो है इस केस में आपका बहुत ही यूजफुल होता है इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सिंपल मैंने एक एप्लीकेशन बताया आपका मैट्रिक्स का, ऐसे आपके हजारों एप्लीकेशन होते हैं मैट्रिक्स के। तो चलिए अब हम डेफिनेशन में आते हैं कि मैट्रिक्स का आपका डेफिनेशन क्या होता है। सो मैट्रिक्स जो आपका होता है, इट इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? एरे तो आप लोग जानते हो, एरे में क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो रोज एंड कॉलम में अरेंज होते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम एरे बोलते हैं। तो मैट्रिक्स भी आपका क्या होता है? इज एन ऑर्डर्ड, मतलब एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एलिमेंट्स को एक एरे में रखते हैं, और वो एलिमेंट जो आपके होते हैं वो नंबर हो सकते हैं, वो फंक्शन हो सकते हैं या फिर सिस्टम भी हो सकते हैं। तो ऐसे एरे को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो नंबर और फंक्शन जो उस एरे के पार्ट है, उसे हम एलिमेंट्स या फिर एंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कंसिडर करो आपने एक मैट्रिक्स ए लिया। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं,
तो मान लो आपका ए एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर एरे होगा। कंसिडर करो हमने एक एरे लिया जिसमें आपके नंबर्स होंगे। कंसिडर करो नंबर आपका n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5, n6, n7, n8, n9। तो यहाँ पे हमने नंबर लिया, यहाँ पे मैं रफली लिखी हूँ कि आपके नंबर्स है, लेकिन इसके एक ऑर्डर होते हैं जो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ इस जो ऑर्डर में हम नंबर को रख रहे हैं इसका कुछ मीनिंग होता है, जो फाइनली आप इक्वेशन जब सॉल्व करो तो उसमें आपको क्या मिले, डायरेक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सको। तो यहाँ पे देखो, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द एलिमेंट्स आर सेड टू बी कंस्टिट्यूट रो ऑफ द मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल्स लाइंस होते हैं ऑफ द एलिमेंट आर सेड टू बी कंस्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, पहले बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, दिस लाइन इज योर हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। ये लाइन आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये लाइन आपका क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। तो ये आपको बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसे हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होता है उसे हम कॉलम्स बोलते हैं। मतलब ये जो है आपका, ये क्या होगा, कॉलम्स होगा और ये आपका क्या होगा, ये रोज होगा, करेक्ट है। इतना सबको समझ में आया कि मैट्रिक्स जो होता है आपका क्या होता है, ये ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है किसका, नंबर्स का या तो सिस्टम्स का या फंक्शन का। यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है, fx1 भी हो सकता है आपका, सिस्टम s1 भी हो सकता है ये आपका, और इसमें इसे हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से। एंड थर्ड पॉइंट, इसके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को हम रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट देखो आपका कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स कंसीडर करो हमने, वो तो आपका रफली लैंग्वेज में हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब अगर हम इसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है आपका मैट्रिक्स का। एनी मैट्रिक्स ए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इज इक्वल्स टू एरे ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका क्या है, देखो एरे ऑफ एलिमेंट्स है, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे इसको लिखने का क्या तरीका होता है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है आपका, फर्स्ट रो है, रो 1 है ये आपका क्या है, रो 2, ये आपका है रो, कितना रो, ये देखो 1 2 3 4 5 ith रो एंड m, मतलब ये कौन सा रो है, ये m रो है। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो देखो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा, मतलब ये आपको कॉलम की बता रही है बात, मतलब ये आपका क्या होगा, कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3 और ये आपका फाइनली कॉलम n। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे चेंज होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से लेके फर्स्ट रो nth कॉलम। सेम यहाँ पे अगर देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। सेम वे ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकेंड कॉलम टू अप टू कहां तक, ith रो nth कॉलम, सेम वे mth रो टू nth कॉलम। तो ये फाइनली जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, mth रो और nth कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताता है हैविंग कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, और उनका लिखने का तरीका होता है m क्रॉस n, मतलब रो क्रॉस कॉलम, नंबर ऑफ रो क्रॉस कॉलम। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपका क्या होगा, दैट इज कितना नंबर ऑफ आपका रोज है और कितना नंबर ऑफ कॉलम है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके कितने हैं, m, और कॉलम कितने हैं आपके, n। तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ अब यहाँ पे i और j दो वेरिएबल है, देखो यहाँ पे i और j, तो इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखो i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपका, i 1 2 3 से स्टार्ट होके i कहाँ तक जा रहा, m तक जा रहा। और j की अगर बात करें तो j 1 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा, 1 से लेके n तक जा रहा। मतलब i की जो वैल्यू होगी 1 से लेके n तक होगी और j की जो वैल्यू होगी वो 1 से n तक होगी। तो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में अब ये जो पॉइंट है स्मॉल i सफिक्स i j m क्रॉस 1, ये बताता है कौन सा एलिमेंट का पोजीशन है, ith रो jth कॉलम, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मींस ith रो jth कॉलम। a12 मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ a12, इसका क्या मतलब होगा, कौन सा एलिमेंट है ये फर्स्ट आपका रो है और सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इज योर पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसको हम कंप्लीट इस तरह से लिखते हैं और i और j की जो कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज है
उसे हम लिखते हैं। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स को हम डील करेंगे। ये आपका एप्लीकेशन होता है जहां पे सिंपल आपको लिखा हो क्वेश्चन में कि कोई एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, उसका फॉर्म आपका कैसा होगा जिससे आप क्वेश्चन को क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो कॉलम मैट्रिक्स के कैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं? अ मैट्रिक्स सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास सिर्फ एक कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसके पास सिर्फ एक कॉलम है। एक कॉलम है मतलब ओनली वन कॉलम। सो इन दिस केस इसका फॉर्म आपका कैसा होगा? ओनली वन कॉलम, दिस इज योर फॉर्म। और नंबर ऑफ रोज बहुत सारे पॉसिबल हैं, मेनी नंबर ऑफ रोज पॉसिबल, बट आपका कॉलम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो मान लो हमने कोई एक मैट्रिक्स बना लिया, कंसिडर करो 2, 4 एंड 6। तो इसके कितने कॉलम्स हैं आपके? 1। रोज कितने हैं? 3। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 1। तो अगर हम बोले कि कॉलम मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर किस फॉर्म में होगा, तो रोज पे तो कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, रो आपके कितने भी नंबर्स के हो सकते हैं, बट कॉलम पे रेस्ट्रिक्शंस है, वो सिर्फ 1 होगा। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? m क्रॉस 1। सेम अगर रो मैट्रिक्स की बात करें, मान लो एनी मैट्रिक्स बी है, वो आपका रो मैट्रिक्स है, उसका फॉर्म कैसा होगा? उसका सिर्फ एक रो होगा, बट नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पॉसिबल होंगे। तो इस केस में मान लो मैं सेम मैट्रिक्स को कंसिडर करती हूँ, मान लो 2, 4 एंड 6। अगर इस तरह से हम लिखे तो इसमें आपके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, बट नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है आपका? 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? रो क्रॉस कॉलम, मतलब 1 क्रॉस 3। तो इसका जनरल फॉर्म ऑफ ऑर्डर क्या होगा आपका? 1 क्रॉस n। तो ये आपका रो एंड और कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट देखो आप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix in which the number of rows are equal to the number of column is said to be square matrix. ऐसे मैट्रिक्स, मान लो एनी मैट्रिक्स A है, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। मान लो 3 क्रॉस 3 हम लेते हैं, तो यहाँ पे ये m है और ये आपका n है, इन दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल है, दैट इज इक्वल टू n हम ले सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स का अगर फॉर्म हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? n क्रॉस n। तो n क्रॉस n लिखने के बदले हम सिंपल लिख सकते हैं ऑर्डर n। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है m क्रॉस n मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू n एंड इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि रो एंड कॉलम दोनों इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? n होगा। कंसीडर करो इफ a इक्वल्स टू ij mn, mn के बदले यहाँ पे क्या होगा? n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। द एलिमेंट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने एलिमेंट लिया a11, a12, a13, ओके, इसको हम फिर से लिखते हैं। मान लो आपका एक एलिमेंट हमने लिया, एक मैट्रिक्स लिया हमने A, जिसके एलिमेंट की वैल्यू हमने ली a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये हमने मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, दिस एलिमेंट a11, a22, a3, इसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायगोनल में होते हैं। अगर ये स्क्वायर है, इसके 2 डायगोनल्स पॉसिबल है, ये भी एक डायगोनल पॉसिबल, बट ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते। जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको बता रहा, द एलिमेंट a11, a22, an are said to be diagonal elements, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? दिस एलिमेंट्स इज नोन एज योर डायगोनल elements, and the line along which there lies is called principal diagonal of the matrix. ये जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखना है इसे। दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल डायगोनल, और इस प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इस एलिमेंट्स को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम ऑफ डायगोनल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड योर ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल मीन्स डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल, करेक्ट।
सो नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा 3x3 जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहली बात, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि एनी मैट्रिक्स बी है, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जब इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब इस पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स हो उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हो वो जीरो हो जाए। मीन्स इसका जो फॉर्म होगा कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स इसके क्या हैं? जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। मीन्स इफ Bij is equals to 0 when I is not equal to j। ये आपका 1 I, यहाँ पे I is equals to j is equals to 1 है, और यहाँ पे I equal to j equal to 2 है, यहाँ पे I equal to j equal to 3 है। तो इस एलिमेंट को छोड़ के जितने एलिमेंट्स होंगे वो आपके जीरो होंगे। अब ये बात आती है कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है मीन्स A11, A22, A3 की जो वैल्यू है वो जीरो हो भी सकती है, मे या मे नॉट बी जीरो, और जीरो नहीं भी हो सकती है। करेक्ट? तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है। अगर टू डायगोनल मैट्रिक्स है, उससे पहले देखो डायगोनल मैट्रिक्स का एक और नोटेशन होता है। एज डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ एलिमेंट जो है वो डायगोनल्स में होते हैं, तो कंप्लीट मैट्रिक्स लिखने के बदला अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि B इज इक्वल्स टू A11, A22, A33, इसका मतलब होगा कि सारे एलिमेंट्स के जुड़े हैं एक्सेप्ट इसका डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये भी एक नोटेशन होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर टू डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स डायगोनल में एक्स वाई जेड है, और एक ये एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स पी क्यू आर है। तो दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, एक डायगोनल मैट्रिक्स आपका एक्स वाई जेड है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे डायगोनल मैट्रिक्स से जिसका एलिमेंट आपका डायगोनल में पी क्यू आर है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल की वैल्यू एक्स पी वाई क्यू और जेड आर हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन जब हम मैट्रिक्स का देखेंगे तो आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। एडिशन की प्रॉपर्टी के बाद अब इसे भी प्रूव कर सकते हो। इनवर्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकाले तो उसके एलिमेंट जो होंगे वो 1/x, 1/y और 1/z हो जाएंगे डायगोनल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ट्रांसपोज अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका आपने n पावर लिया है तो सिंपल उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका पावर आपका n हो जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टी जो 5 प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखना है डायगोनल मैट्रिक्स का, और सारे प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे जब आप इसकी प्रॉपर्टीज देख लोगे। मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, ट्रांसपोज और पावर। मल्टीप्लिकेशन में ये पावर आ जाएगा तो आप देखोगे कि सारे प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स हम देखेंगे। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स था। This is your diagonal matrix. A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal। Means ये मैट्रिक्स जो है आपका डायगोनल था इनिशियल, यही मैट्रिक्स हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं जब इसका डायगोनल एलिमेंट जो हो वो आपका इक्वल हो जाए। मतलब A11 is equals to A22 is equals to A33 and that is any scalar value आपका। तो Bij की वैल्यू 0 हो जब I is not equal to 0 और Bij की वैल्यू क्या हो? K हो जब दोनों आपका क्या हो जाए? I equal to J हो जाए फॉर सम कांस्टेंट K। तो याद रखना diagonal matrix is called scalar matrix when its diagonal elements are equal। करेक्ट? तो नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से लिखते हैं और ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट जो होते हैं आपके 1 होते हैं। और दूसरी बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल आर जीरोस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वहां पे आपका कुछ इस तरह का एलिमेंट्स होंगे।
मीन्स इसके सारे एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपके 1 होंगे और सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, I is the identity element for multiplication, so it is called the multiplicative identity। यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं। I is identity element for multiplication का ये मतलब हुआ कि I से अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, इसलिए I को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मीन्स A इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए, ये आपका प्रॉपर्टी होगा। इसको हम इसको प्रूव करेंगे। I टू द पावर ऑफ n, अगर यहाँ पे हम n का पावर लें तो 1 टू द पावर ऑफ n, 1 टू द पावर ऑफ n, 1 टू द पावर n ही होगा, जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से देखा था। मतलब उसका 1 का पावर n आपका क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, मतलब ये i ही आएगा। इनवर्स अगर करोगे तो भी इसका i ही आएगा, मैग्नीट्यूड इसका देखोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, वो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एलिमेंट की वैल्यू 0 हो, आर कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। इससे पहले जो भी मैट्रिक्स हम देख रहे थे उसमें हम ये मेंशन कर रहे थे कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए या फिर डायगोनल होना चाहिए। बट नल मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपका स्क्वायर हो चाहे नहीं हो, बट इसके सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। That matrix is known as your null matrix। ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर नहीं भी हो सकता, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose lower of diagonal elements, देखो लोअर मतलब नीचे, ऑफ डायगोनल मीन्स डायगोनल को छोड़ के, मतलब इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के इसके जो नीचे के एलिमेंट्स है वो अगर आपके 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि डायगोनल एंड अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मे या मे नॉट बी 0। ये तो कंपलसरी आपका 0 होना चाहिए, लेकिन ये इसके अपर पार्ट जो है वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसे हम लिखते हैं कैपिटल U से, कैपिटल U इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Next, lower triangular matrix. It is a square matrix whose upper of diagonal elements are 0। मतलब इसका क्या है, ये आपका diagonal elements है, इसके upper of मीन्स diagonal के ऊपर के जो elements होंगे वो 0 होंगे, उसे हम बोलेंगे lower triangular matrix। और diagonal और इसके lower elements आपके 0 हो भी सकते हैं और आपके नहीं भी हो सकते हैं, इसको हम कैपिटल L से लिखते हैं, आपका lower triangular matrix। तो सारे मैट्रिक्स की कंसेप्ट और उसका डेफिनेशन कि इस मैट्रिक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर करें तो मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आपकी एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप इसे चेक करना। नेक्स्ट देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर आपने स्क्वायर किया तो वो आपका क्या हो जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें पहले डिस्कस किया अभी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये इसकी एग्जांपल है जो आप चेक करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट ऑफ क्लास एक्स या इंडेक्स एक्स, क्लास x या इंडेक्स x if a to the power x is equal to 0। मीन्स कोई मैट्रिक्स A है, उसका पावर हमने कुछ लिखा और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स A जो है वो उस क्लास का क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। मीन्स मैट्रिक्स A इज अ क्लास x ऑफ नीलपोटेंट, इंडेक्स x ऑफ नीलपोटेंट, एंड साथ में उसकी एक लोअर वैल्यू मीन्स x टू द पावर a टू द पावर x माइनस 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसे हम बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये आपका एग्जांपल है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से हमें सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। देन तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
तो two matrix A and B are said to be equal if they are of same size and the element in the corresponding places of two matrix are the same. दो मैट्रिक्स इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो दोनों के जो corresponding elements हैं पोजीशन के वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. मतलब x minus y should be equal to 2, x plus y equals to 10, p minus q is equals to 1 and p plus q is equals to 5. मीन्स corresponding element आपके इक्वल होंगे अगर आपका टू मैट्रिक्स क्या है, आपका इक्वल है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, x minus y is equals to 2, p plus q is equals to 5, साथ में आपका p minus q is equals to 1 और x plus y equals to 10. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, x, y and p and q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा मैट्रिक्स का वो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स है, कंसीडर करो आपका टू मैट्रिक्स है ए एंड बी. तो इसके corresponding एलिमेंट जो होंगे सेम पोजीशन पे उन दोनों को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स मिल जाएगा. इसके जो पोजीशन A11 पे जो एलिमेंट्स होंगे उसको आप B11 के एलिमेंट से ऐड कर दोगे तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा कंसीडर करो C मैट्रिक्स बनेगा. तो C मैट्रिक्स जो आपका बनेगा वो किसके इक्वल होगा, A11 प्लस आपका B11. करेक्ट. यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ को फॉलो करता है. एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी आपका इक्वल होगा b प्लस ए के. एसोसिएटिव मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. तो ये आपका दोनों लॉ फॉलो होता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में. नेक्स्ट देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स. जिस तरह हम corresponding एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे एडिशन में, सेम corresponding एलिमेंट्स को अगर हम a माइनस बी करते हैं तो आपका c आता है. तो corresponding एलिमेंट ऑफ a को सब्ट्रैक्ट करो corresponding एलिमेंट ऑफ b ऑफ सेम पोजीशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम पोजीशन पे मैट्रिक्स से मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव. मींस a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a. जबकि आपका क्या था एडिशन में कि a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये ना तो कम्यूटेटिव होता है और ना ही क्या होता है आपका एसोसिएटिव होता है. नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर. तो कोई मैट्रिक्स आपका a है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं आपके, तो अगर हम k टाइम्स ऑफ a करते हैं, कंसीडर करो हमने k टाइम्स ऑफ a किया ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ले लो, A11, A12, A21, A22. तो अगर हम k टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो k जो होगा वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. मतलब यहाँ फाइनली जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल्स टू आपका होगा k टाइम्स ऑफ A11, k टाइम्स ऑफ A22, k टाइम्स ऑफ A21, सॉरी A12, दिस इज k टाइम्स ऑफ A22. मीन्स हर एक एलिमेंट आपका क्या होगा, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. k टाइम्स ऑफ a प्लस बी आपका ka प्लस kb होता है. p प्लस q, अगर p और q आपका स्केलर है, p एंड q आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपका pa qa होता है. p एंड q स्केलर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले अगर आपने q से मल्टीप्लाई किया और p से, तो फाइनली आप दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो मैट्रिक्स में. निगेटिव भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, मींस 5 के बदले आप -5, -3, k की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बट आपका क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. नेक्स्ट देखते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आपका क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट जो अगर टू मैट्रिक्स आपको गिवन है तो क्या इसका प्रोडक्ट डिफाइंड है कि नहीं है, इसे हमें पहले चेक करना होगा. इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब कंसीडर करो आपका मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आपका बी है. मैट्रिक्स ए का जो आपका ऑर्डर है रो क्रॉस कॉलम, मान लो आपका इसका R1 है और कॉलम इसका क्या है आपका C1 है. मैट्रिक्स बी है, इसका रो मान लो आपका R2 है और इसका कॉलम आपका क्या है C2 है. तो आपको बोल रहा है कि A और B के बीच मल्टीप्लीकेशन आपका पॉसिबल है तब जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B. मतलब जब C1 इक्वल हो जाएगा R2 के, उस केस में ही आपका
ए बी पॉसिबल है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जिसको हम सी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू ए बी इज पॉसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब हम जनरल लेते हैं कि ए मान लो आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बी जो है आपका एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मतलब आपका ए और बी में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो सी जो आपका बनेगा, जो आपका मल्टीप्लीकेशन होगा ए और बी का, उसका जो ऑर्डर होगा आपका एम क्रॉस पी होगा। मतलब सी जो होगा आपका एम क्रॉस पी होगा, जो रिमेनिंग आपके एलिमेंट है इसके मल्टीप्लीकेशन के, इसका ए का रो और बी के कॉलम के इक्वल होगा। सब समझ में आया ये चीज, इसको याद रखना है। कंसिडर करो सी के एलिमेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ए ऑफ आई जे, और बी के एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया बी ऑफ आपका जे के, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है जे, ये दोनों जे इक्वल होंगे, इसके कॉलम इसका रो इक्वल होगा। तो सी की जो वैल्यू के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वल टू सी ऑफ आई के। तो अब आती है बात कि सी ऑफ आई के की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी ऑफ आई के मीन्स आई क्या है आपका रो और के कॉलम, मीन्स इसका ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे आईएथ रो ऑफ ए विथ केथ कॉलम ऑफ बी। क्या मतलब इसका, टू गेट I j kth element of C of I k of matrix C, we take the ith row of A and kth column of B, very very important, and multiply them element wise and take the sum of all this product. उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके हम सम को लेंगे, तो हमें एक पार्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू सी आई के की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से, इसको हम समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझना। तो हम टू मैट्रिक्स लेते हैं, मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आपका बी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स ए बी जो आपको गिवन है उसका आपका प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है कि नहीं। कंसीडर को आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इज इक्वल्स टू आपका गिवन है 1 -1 2 0 1 -1, और बी जो आपको गिवन है that is equals to 1 -1 0 2 1 -1। तो सबसे पहले देखो कि ए और बी का क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रो क्रॉस कॉलम, इसके रोज कितने हैं 1 and 2, मतलब इसका वैल्यू है 2 क्रॉस कॉलम 3 है, ये इसका ऑर्डर है। और अगर बी की बात करें तो इसकी ऑर्डर कितनी है, रो इसकी 3 और कॉलम्स की क्या है 2। तो इसका कॉलम क्या इसके रो के इक्वल है, हाँ ऑब्वियसली इक्वल है, मतलब ये जो है इक्वल है, मतलब ए बी जो है पॉसिबल है। मतलब सी की जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू ए बी, और सी का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2 होगा। ये डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सी 1 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे इसका ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा, सी ऑफ 1 1 सी ऑफ 1 2 सी ऑफ 2 क्रॉस 2 है, मतलब 2 क्रॉस 2 हम मैट्रिक्स बना रहे, 2 1 सी ऑफ 2 2, ये इसकी वैल्यू होगी। तो अब यहां पे देखो कि C ऑफ 1 1 की वैल्यू कैसे आएगी। तो इस डेफिनेशन को हम देखते हैं कि C 1 1 मतलब I और K दोनों की वैल्यू 1 है, वो हमें मिलेगी ith रो ऑफ A। तो ith रो ऑफ A, तो पहले एलिमेंट की बात करें तो ith मतलब फर्स्ट रो ऑफ A, तो ये आपका क्या है, सॉरी ये वैल्यू आपकी कितनी है, फर्स्ट रो है। तो ये फर्स्ट रो ऑफ ए को हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, तो हमें क्या मिल जाएगा C11 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट रो एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है C11 के लिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहला एलिमेंट क्या है 1 क्रॉस 1 प्लस आपका -1 क्रॉस आपका कितना -1, ये वैल्यू, एंड देन 2 क्रॉस 0। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी एलिमेंट बाई एलिमेंट। अब C12 मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम बी, तो ये आपका फर्स्ट रो और यहां से आपको क्या मिलेगा सेकेंड कॉलम। यहाँ पे देखो इसको, ये आपका सेकेंड क्या है कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिलेगी सेकेंड की कितनी मिलेगी 1 क्रॉस 2,
तो दिस इज 1 क्रॉस 2 प्लस आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 क्रॉस 1, तो दिस इज -1 क्रॉस 1 प्लस आपकी कितनी वैल्यू होगी 2 क्रॉस 1। तो यहां से हमें 2 एलिमेंट्स मिल गया C11 C12। अब यहाँ पे थर्ड देखो, ये क्या है आपका C21 मतलब सेकेंड रो ऑफ A एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ B। तो यहां से हम देखते हैं दिस इज योर सेकेंड वन विथ दिस वन। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 क्रॉस आपका 1 प्लस 1 क्रॉस -1 देन आपका प्लस -1 क्रॉस 0। तो यहाँ से C21 मिल गई। अभी अगर हम C22 देखें तो ये आपका ये सेकेंड और ये भी सेकेंड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस आपका -1 क्रॉस 1। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स मिलेगा और इसके बाद इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, सिंपल मैथमेटिक्स जो आप करोगे। नेक्स्ट आपका है एक एग्जांपल है जो आप सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। अब इसको ट्राई करना कि CD की वैल्यू कितनी होती है C और D का। इसका ऑर्डर के देख लो कितना है, इसका ऑर्डर का नंबर ऑफ रो क्या है 2, कॉलम्स इसके कितने हैं 3, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और इसके कॉलम्स कितने हैं आपके 2। तो देखो ये दोनों सेम है, पॉसिबल है। तो आप अगर CD को मल्टीप्लाई करते हो, मान लो मैट्रिक्स A लिया आपने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ CD, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। एलिमेंट वाइज आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, इसका ये वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों को, ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। सेकेंड मल्टीप्लिकेशन आपका कैसा होगा, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू से, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स CD इन A। तो यहां से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है। तो इफ AB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ AB इज डिफाइंड देन BA नीड नॉट बी डिफाइंड। मतलब ये आपका जरूरी नहीं है कि अगर आपका AB पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। मतलब कंसिडर करो यहाँ पे एग्जांपल है A इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2 एंड B इक्वल्स टू 2 क्रॉस 4। तो यहाँ पे AB आपका डिफाइन हो जाएगा क्योंकि इसके रो इक्वल टू इसके कॉलम है। लेकिन अगर BA की हम बात करें तो क्या BA डिफाइन होगा, B इक्वल्स क्या है आपका 2 क्रॉस 4 और A आपकी वैल्यू कितनी है 3 क्रॉस 2। तो देखो यहाँ पे क्या इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मतलब नहीं है इक्वल, मतलब आपका BA जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो आपको ये ऑर्डर चेक करना होगा। ये पहला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ बोथ AB आर स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन हाँ अगर AB आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो मतलब M क्रॉस N हो ऑफ सेम ऑर्डर देन बोथ A एंड B आर डिफाइंड। मतलब A और B दोनों आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ये भी आपको N क्रॉस N है और ये भी आपका N क्रॉस N है। तो इस केस में दोनों आपके क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे। तो AB और BA दोनों ही आपका क्या होगा पॉसिबल होगा, लेकिन ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए दोनों का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इफ AB एंड BA आर बोथ डिफाइंड। मान लो AB और BA दोनों डिफाइंड है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका AB की जो वैल्यू होगी वो जो है BA के इक्वल होगी, इवन आपका AB और BA दोनों डिफाइंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी दैट AB इक्वल्स टू BA। हम इसको चेक करते हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना कि क्या AB इक्वल्स टू BA है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं क्या AB इक्वल्स टू BA है। तो सबसे पहले अगर AB की हम वैल्यू देखें तो मान लो आपने C एक मैट्रिक्स लिया जिसकी वैल्यू AB होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देखो, इसका रो इसका कॉलम मतलब 1 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट देखो 1 क्रॉस 1 मतलब 1 एंड 0 क्रॉस 0 यानी इसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट 0 क्रॉस 0 प्लस आपका -1 क्रॉस 1 यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। नेक्स्ट 0 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल टू 0 -1 क्रॉस 0 मतलब 0। तो AB की जो वैल्यू आई मैट्रिक्स C लिया इसकी वैल्यू ये आई। मान लो अब हम D लेते हैं, D एक मैट्रिक्स लिया और इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं B इंटू A। B की वैल्यू आपकी कितनी है B इज इक्वल्स टू 0 1 1 0
और a की वैल्यू कितनी है आपकी, a इज इक्वल टू आपका 1 0 0 -1। तो अगर ये वैल्यू आपकी है तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 क्रॉस 1 0 एंड 1 क्रॉस 0 इज 0। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें 0 क्रॉस 0 0, 1 क्रॉस -1 -1, 1 क्रॉस 1 1 एंड 0 क्रॉस 0, 1 क्रॉस 0 मतलब 0, दिस इज 0। तो क्या आपका ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है? देखो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, मतलब अगर ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है तब भी ये जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू आपका बी ए हो। इसका क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ, जनरली हम इसको इस थ्योरी को देखने से पहले आप सिंपल समझो कि हम इक्वेशन में क्या देखते हैं कि अगर x और y इक्वल टू 0 है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो x इक्वल टू 0 या तो फिर y इक्वल टू 0 या फिर x और y दोनों इक्वल टू 0। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है कि आपका x दोनों इंडिविजुअल मैट्रिक्स जो है वो आपका 0 हो जब उसका प्रोडक्ट आपका 0 हो। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स पॉसिबल है, मीन्स AB equal to 0 doesn't necessarily imply that either A equal to 0 या B equal to 0। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A गिवन है और मैट्रिक्स B गिवन है, तो देखो दोनों मैट्रिक्स आपस में 0 नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करोगे, अब चेक करना होमवर्क है ये, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो आपका 0 0 आएगा, मीन्स एक 0 मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स का एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स A B and C वी हैव ABC इज इक्वल टू ABC। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि आपको पहले चेक करना है कि AB क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, मतलब AB डिफाइन हो रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन से, उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट हो रहा उसके साथ C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या डिफाइन हो रहा, अगर वो डिफाइन होता है तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता बट ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगर यहाँ पे A B प्लस C हो तो AB प्लस AC, A प्लस B इक्वल टू इंटू C हो तो AB AC प्लस BC, वेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, जबकि इक्वालिटी आपका क्या हो, डिफाइंड हो। नेक्स्ट आप ये प्रॉपर्टी को प्रूव करोगे, ये आपको मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, मैट्रिक्स C गिवन है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको प्रूव करके देखना क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, AB को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको BC को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपको चेक करना है कि दोनों साइड आपका इक्वल है या नहीं। तो ये आज के लेक्चर के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में रैंक भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन और असाइनमेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जहां मैंने मेंशन किया है कि ये होमवर्क है उसको आप प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपको रेगुलर वीडियो वॉच करना है, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, सारे क्लासेस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो आपके गेट के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपको छूटेंगे, ऑब्वियसली आप गेट में 100% स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।